तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की शुरुआत करेंगे। वो इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे। इस योजना के लॉन्च के दौरान 1 लाख प्रॉपर्टी धारकों के मोबाइल पर लिंक भेजा जाएगा। योजना की शुरुआत करने के दौरान पीएम मोदी लाभार्थियों से बात भी करेंगे। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के कई सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिना गोलीबारी की और मोर्टार के गोले दागे गए, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। सीबीआई ने हाथरस केस की जांच शुरू कर दी है। मामले की सिफारिश योगी सरकार ने केंद्र को भेजी थी। बता दें कि 19 साल के दलित युवती से 14 सितंबर को 4 युवकों ने कथित रूप से गैंगरेप किया था। पीड़िता की 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी भड़के हुए हैं। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा कि खुशी का पैमाना क्या है, यही ना कि भागवत नाम का एक शख्स हमें बताता रहता है कि हमें बहुसंख्यकों के प्रति कितना आभारी होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जब भारतीयता की बात आती है तो सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े होते हैं। बिहार में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गया के गांधी मैदान में दोपहर 2 बजे चुनावी सभा आयोजित की जाएगी। गया के गांधी मैदान में जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसमें सीमित संख्या में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। कल करौली में 47 घंटे बाद वैष्णव पुजारी का अंतिम संस्कार हुआ। सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देगी। साथ ही पक्के मकान के साथ सरकारी नौकरी का भी वादा किया है। शहर की सरकार का बिगुल बज गया। 3 शहर, 6 निगम, 560 वार्ड, जिसके लिए 2 चरणों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 नवंबर को नतीजे आएंगे। कोटा में पहली बार 2 नगर निगम के चुनाव होंगे। इस चुनाव में 150 वार्ड पार्षद चुने जाएंगे। नगर निगम का चुनाव बिगुल बजते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोटा में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पदाधिकारियों की बैठक ली, चुनाव तैयारियों की घोषणा की। तो वहीं कांग्रेस ने भी नगर निगम चुनाव को लेकर ताल ठोक दी। चौथे और आखिरी चरण के साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव का दंगल खत्म हो गया। आखिरी चरण में रिकॉर्ड 85% मतदान हुआ। 3 ग्राम पंचायतों में 90% से ज्यादा वोटिंग ने रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि पहले चरण में 83.50%, दूसरे चरण में 84.67%, तीसरे चरण में 83.69% मतदान हुआ था। चौथे चरण के सरपंच के पदों के लिए 4,629 और पंच पदों के लिए 11,373 उम्मीदवार मैदान में थे। सीएम अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन से उत्पन्न विषम आर्थिक हालातों में SC/ST वित्त निगम की ऋण वितरण योजना जैसे नवाचारों से कमजोर वर्गों के छोटे उद्यमों को बड़ी राहत मिल सकती है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटे छोटे काम धंधों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने वाले SC/ST के लोगों तक ऐसी आधिकारिक योजनाएं जो हैं पहुंचाई जाए। सीएम ने खनन, निर्माण कार्य, मूर्तिकला और अत्यधिक प्रदूषण वाले कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। गहलोत ने प्रदेश सरकार की कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का एकीकरण करने, सभी जिलों में वृद्ध आश्रम संचालित करने, भिखारियों के पुनर्वास योजना के तहत भिक्षावृत्ति के कारणों का अध्ययन करने समेत कई योजनाएं नवाचारों तक पहुंचाने के सुझाव दिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को बीकानेर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं जहां बेटियों के साथ दुराचार ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश के मुखिया हाथरस पर तो चिंता जताते हैं, लेकिन प्रदेश की बेटियों के साथ हुई कुछ घटनाओं पर नहीं बोलते। उन्होंने पुजारी हत्याकांड पर कहा कि किसी भी हत्या को उसके मुआवजे से नहीं तोलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कृषि कानून को लेकर कहा कि कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश का किसान समझदार है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाया है। दोनों बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। हालांकि कोविड के चलते ज्यादातर सभाएं वर्चुअल होने के आसार हैं। उधर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को कांग्रेस ने एमपी की अशोकनगर सीट पर ऑब्जर्वर बनाया है।
कांग्रेस विधायक जोगिंदर रवाना को एमपी की जौरा सीट पर ऑब्जर्वर बनाया। रफीक खान को हरियाणा उपचुनाव में ऑब्जर्वर बनाया गया है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के अभियान में राहुल गांधी राजस्थान आ सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी के दौरे का अभी कोई कार्यक्रम नहीं बना, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को आने का निमंत्रण दिया है। सीएम ने किसान सम्मेलन के दौरान मंच से इस बारे में घोषणा की। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी से बात करके राजस्थान आने का निमंत्रण दिया। कुछ ही दिनों में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर स्थिति साफ होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पैलिएटिव केयर सेंटर असाध्य रोगों से कारगर साबित हो रहा है। डॉक्टर शर्मा ने आज अपने आवास से पैलिएटिव केयर डे के अवसर पर माई केयर माई कंफर्ट थीम के पोस्टर का विमोचन करने की ये बात कही। उन्होंने बताया कि देश में पैलिएटिव केयर अपेक्षाकृत नवीनतम चिकित्सा पद्धति है, जिसके जरिए असाध्य रोगों के मरीजों की देखभाल और इलाज किया जाता है। मंत्री ने बताया कि एसएमएस अस्पताल में चल रहे इस यूनिट में 3 वरिष्ठ संकाय सदस्यों को नियुक्त किया गया है। यहां आर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, कैंसर के ग्रसित मरीजों का इलाज किया जाता है। सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की सेवाएं प्रदेश के सभी अस्पतालों में चल सकेंगी। कोविड-19 की परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों को डेडिकेटेड हॉस्पिटल और माइक्रोबायोलॉजी लैब में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना आवश्यक होगा। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्य और नियंत्रक अपने यहां कार्यरत सभी रेजिडेंट की सेवाएं रोटेशन के आधार पर 8 हफ्ते के लिए महाविद्यालय से संबंधित कोविड हॉस्पिटल और अन्य चिकित्सा संस्थान में ले सकते हैं। केंद्रीय कृषि बिल को दरकिनार कर उसकी जगह किसानों के लिए राज्य के प्रावधान लागू करने की दिशा में प्रदेश सरकार कदम बढ़ा रही है। राज्य में लागू होने वाले कृषि प्रावधानों के मसले पर सरकार बहुत जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। सीएम ने कहा कि हम जल्द विधानसभा सत्र बुलाने पर विचार करेंगे। विधानसभा में इन कानूनों और चर्चा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो राज्य का कानून बनाने पर विचार किया जाएगा। कोरोना काल में प्रदेश के मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रदेशवासियों की हड़ताल की चेतावनी दी। इन कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं 12 अक्टूबर से ठप करने की चेतावनी दी। राजस्थान सरकार का नो मास्क नो एंट्री का स्लोगन पूरी दुनिया में काफी मशहूर हो रहा है। राजस्थान सरकार की जन जागरूकता पहल को अपनाते हुए अब इंग्लैंड के अस्पताल में भी नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में वैक्स हम पार्क हॉस्पिटल में काम करने वाले लीड मिडवाइफरी सारा कॉक्सन ने पाली के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हरीश कुमार को मेल लिखा और राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री स्लोगन की प्रशंसा की। सरिस्का टाइगर रिजर्व में कल शाम शानदार नजारा देखने को मिला। जिस बाघ के दीदार के लिए पर्यटक पलक पावड़े बिछाए बैठे थे, वो बाघ बाघिन दिन ढलते ही जंगल से बाहर नजर आए। सरिस्का थाना गाजी जाने वाली सड़क पर पहले बाघिन ST9 नजर आई, फिर बाघिन ST8 के साथ चहल कदमी करता हुआ युवा बाघ ST15 नजर आया। हालांकि दोनों बाघ बाघिन कम समय के लिए नजर आए, लेकिन जब ये बाघ बाघिन सड़क पर बैठे रहे तो पूरा रास्ता जाम रहा। सीकर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे किसान कल्याण संपर्क अभियान के तहत लाखनी ग्राम में किसान चौपाल का आयोजन हुआ। किसान चौपाल में पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया ने कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। रेलवे स्टेशन पर अब धीरे धीरे वापस रौनक लौटने लगी है और रेलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। NWR से फिर 2 नई पैसेंजर रेल चलाने की घोषणा की गई है। त्योहार के सीजन को देखते हुए NWR ने 2 नई रेलों की सौगात दी। पहली ट्रेन कोटा श्रीगंगानगर सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दूसरी रेल झालावाड़ सिटी श्रीगंगानगर सिटी सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने श्रीगंगानगर से 13 अक्टूबर मंगलवार से कोटा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। तो यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोटा के तलवंडी इलाके में फाइनेंस मैनेजर के घर पर चोरों ने दबिश दी और जेवरात, नकदी समेत करीब 1 लाख का माल लेकर फरार हो गए। दौसा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद महुआ थाने में पीड़िता के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम रवाना की है।
दरअसल महुआ थाना क्षेत्र के एक गांव से 10 साल की बच्ची अपनी मां के साथ खेत पर जा रही थी। इस दौरान बीच रास्ते में एक व्यक्ति मिला जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। सीकर में सेंट्रल बैंक ऑफ कैनरा में गुरुवार को 1.5 करोड़ की लूट की कोशिश नाकाम हुई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बैंक लूटने के लिए बदमाश ने पिस्तौल की नोक पर बैंक कर्मचारियों को अपने काबू में कर लिया। बैंक कर्मियों को हाथ ऊपर करके जमीन पर लेटा दिया। इसके बाद बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाने के लिए बदमाश ने लॉकर की चाबी ली। बैंक में से रखे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश के साथ गहने बैग में डाल दिए, लेकिन बैंक कर्मियों की सजगता से लूट में कामयाब नहीं हो पाए। दरअसल पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ शहर में 17 साल की युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि ये युवती किसी युवक से फोन कॉल से परेशान थी, जिसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस के मुताबिक मदारी खां तालाब बस्ती निवासी 17 साल की पूजा नाम की लड़की ने अपने घर में फांसी लगा ली। पुलिस की शुरुआती जांच में बात सामने आई कि 8 अक्टूबर को युवती ने फोन पर बात की थी, जिसके बाद से ही वो डिप्रेशन में थी। अलवर के मालखेड़ा थाना के खारेड़ा गांव में दबंगों ने नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस वक्त हुई जब नाबालिग दुकान पर सामान लेने गई थी। बताया जाता है कि घटना के बाद आरोपी दबंग नाबालिग के पिता पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद नाबालिग के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने गांव के 2 दबंग महबूब और अंसार पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। सीकर की दातारामगढ़ पुलिस ने राजकीय सीनियर विद्यालय में आग लगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उनके हाथे चढ़े आरोपी मुकेश ने शुक्रवार शाम स्कूल में आग लगाई थी, जिससे स्कूल का फर्नीचर जलकर राख हो गया था। साथ ही स्कूल के 2 कमरों की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई। आगजनी में स्कूल को करीब 30 लाख का नुकसान हुआ था।